ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे मेल लीड डोंगजिन को देखते हैं। उसके ऑफिस से सभी लोग जा चुके होते हैं, लेकिन वो देर रात अकेले काम कर रहा होता है। वो अपने लिए नूडल्स बना रहा होता है, लेकिन उसका फोकस अभी भी अपने वर्क पर होता है और इसी प्रोसेस में नूडल्स उसके हाथों से फिसल जाते हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड, जिसका नाम सिम यूजू है, अपने एक फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है। इस फ्रेंड का नाम यून जुन होता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वो एक फार्मासिस्ट है। सिम यू कहती है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जून कहता है, सबसे पहले कॉफी पीना बंद करो और अल्कोहल भी कम करो, और स्मोकिंग के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं अपना ड्रिंकिंग बड़ी खोना नहीं चाहता। तभी सिम यू को एक नेबर का मैसेज आता है जो उसे बताता है मिस्टर सिम नाम के किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट में डिनर चल रहा होता है। उसी समय सिम यू और जून वहां पहुंचते हैं। सिम यू कहती है, चलो एक बेट लगाते हैं, जो हारेगा उसे विनर की एक विश पूरी करनी होगी। जून पूछता है, कैसी बेट? सिम यू कहती है, इस बात पर कि कल बारिश होगी या नहीं। सिम यू कहती है, कल बारिश होगी। जून वेदर फोरकास्ट चेक करता है और देखता है कि बारिश के चांसेस सिर्फ 10% हैं, इसलिए वो बेट लगा लेता है। वो कहता है, अगर 90% चांस ना होने के बावजूद बारिश होती है तो इसका मतलब है कि आसमान पागल हो गया है। तब मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जो मेरा पागलपन दिखाए। डोंगजिन उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन यह साफ होता है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अपना खाना खत्म करने के बाद डोंगजिन और सिम यू दोनों उस जगह से निकल जाते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिम यू अपनी छोटी सिस्टर को ब्रेकफास्ट के लिए जगा रही होती है। उसे जगाते हुए वो कहती है, आज बारिश हो सकती है, अपना अम्ब्रेला मत भूलना। फिर सिम यू अपने छोटे ब्रदर के रूम में जाती है और देखती है कि वो पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसे डिस्टर्ब किए बिना वो अपना अम्ब्रेला लेती है और चली जाती है। वो देखती है कि मौसम बिल्कुल साफ है और बारिश के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ हम डोंगजिन के घर का सीन देखते हैं, जहां सिर्फ बेसिक चीजें रखी होती हैं। सुई उसे इन्फॉर्म करती है, हमारी सिंगापुर एग्जीबिशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसी समय बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बीच सिम यू, जो जून की फार्मेसी में पार्ट टाइम काम करती है, देखती है कि बारिश शुरू हो गई है, तो वो अपना अम्ब्रेला लेती है और निकल जाती है। फिर एक टैक्सी में बैठे हुए सिम यू को जून का कॉल आता है, जो पूछता है, तुम कहाँ चली गई? यहाँ कस्टमर्स की भीड़ लगी है। सिम यू कहती है, मैंने कल ही कहा था कि अगर बारिश हुई तो मैं कुछ क्रेजी करूंगी। सिम यू एक बहुत छोटी ड्रेस पहनकर एक फ्यूनरल में पहुंचती है। ये मिस्टर सिम का फ्यूनरल होता है। उसे ऐसे कपड़ों में देखकर सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। मिस्टर सिम के रिलेटिव्स पूछते हैं, तुम कौन हो? सिम यू कहती है, आप मुझे जानते हैं, मैं मिस्टर सिम की बेटी सिम यू हूँ। 15 सालों में मैं बड़ी हो गई हूँ और आप बूढ़े हो गए हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जहां मिस्टर सिम यानी सिम यू के डैड घर से सारे पैसे और कीमती चीजें लेकर भाग गए होते हैं। जब वो उसकी मदर को छोड़कर जा रहे होते हैं, वो स्कूल से घर ही आई होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके हाय जा के साथ चले जाते हैं। वो फ्यूनरल में सीन क्रिएट करने आई होती है, इसलिए हाय जा उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन सिम यू मना कर देती है और सबके सामने उसे अपने डैड की मिस्ट्रेस कहकर हाय जा की इंसल्ट करती है। वो कहती है, तुमने अपनी फ्रेंड का हस्बैंड चुरा लिया। हाईजा गुस्से में चिल्लाती है तो सिम यू और भी जोर से चिल्लाती है। शर्मिंदगी के कारण हाईजा किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है। जब सिम यू वॉशरूम से बाहर आती है तो वो अपनी आंट्स को बात करते हुए सुनती है, हाईजा ने घर बेच दिया है। तो वो जाकर पूछती है, हाईजा ने कौन सा घर बेचा है? उसकी आंट कहती है, जाओ और खुद हाईजा से पूछो। वो जाकर हाईजा से पूछती है और उसे पता चलता है कि हाईजा ने वो घर बेच दिया है जिसमें वो अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ रहती है। उसी पल सिम यू को उसके ब्रदर का कॉल आता है। वो कहता है, कुछ लोग घर पर आए हैं जो हमें इसे खाली करने के लिए कह रहे हैं। सिम यू बहुत गुस्सा हो जाती है और हाईजा से पूछती है, तुम्हें घर बेचने का क्या हक था? हाईजा कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर और मेरी लीगली शादी हुई थी। घर तुम्हारे डैड के नाम पर था और उनकी डेथ के बाद ये मेरा हो गया। मैंने इसे बेच दिया क्योंकि ये लीगली मेरा था। सिम यू, जो 20 साल से उस घर में रह रही थी, अचानक होमलेस हो जाती है। हाईजा उसे और उसके परिवार को घर खाली करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय देती है। डोंगजिन और सियोन कंपनी के लिए फंड्स अरेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब तक कुछ भी काम नहीं बना होता। डोंगजिन फ्यूनरल हाउस पहुंचता है। मिस्टर सिम के फ्यूनरल में ये रिवील होता है कि हाईजा का एक बेटा था, लेकिन वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना चाहता था। 5 साल बाद वो हाईजा से मिल रहा होता है और वो इंसान डोंगजिन होता है। इस बीच सिम यू फ्यूनरल हाउस से निकल जाती है। वो बेहद डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही होती है, क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिरकार वो अपना कंट्रोल खो देती है और रोने लगती है। तभी जून उसे लेने पहुंचता है, लेकिन वो और जोर से रोती है और कहती है, अगर मैं यहाँ रोऊंगी तो सब सोचेंगे कि मैं अपने डैड की डेथ की वजह से रो रही हूँ।
फ्यूनरल खत्म होने के बाद हाइजा और डोंगजिन एक साथ बैठते हैं। हाइजा कहती है, मैंने पैसे भेज दिए हैं। डोंगजिन पूछता है, पैसे कहाँ से आए? हाइजा कहती है, मैंने उन्हें चुराया नहीं है, ये मेरे अपने पैसे हैं। हाइजा डोंगजिन के करीब आना चाहती थी, लेकिन उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर हम सिम्यू और उसके सिबलिंग्स को घर खाली करने के लिए अपना सामान पैक करते हुए देखते हैं और जून भी उनकी मदद कर रहा होता है। इसके बाद हम 2 महीने बाद का एक सीन देखते हैं जहां डोंगजिन और सून ने हाइजा के पैसों से कंपनी एस्टैब्लिश कर ली होती है और एक एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। एक मीटिंग के बाद सून डोंगजिन के साथ लंच पर जाता है और उनकी बातचीत के दौरान ये रिवील होता है कि डोंगजिन की एक फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो कैंपिंग पर जाता था, लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका था। सियोन फिर पूछता है, तुम्हारी मॉम को इन्वेस्टमेंट के लिए इतने पैसे कहाँ से मिले? डोंगजिन कहता है, मुझे नहीं पता, और अगर उन्होंने इसे चुराया भी होता तो भी मैं पैसे ले लेता, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ हम ये सियोन को देखते हैं जो एक फाइनेंशियल फर्म में काम करती है। वहां एक लेडी आती है और उस पर चिल्लाने लगती है और उसे मारती भी है और कहती है, तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर था। हाइजा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है। वो बेहद गिल्टी फील करती है और अपोलोजाइज करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे हस्बैंड से फिर कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन वो लेडी उस पर विश्वास नहीं करती है। तभी सिम्यू आती है और उस लेडी से कहती है, मैं इसकी छोटी सिस्टर हूँ, अगर ये कभी आपके हस्बैंड से दोबारा मिले तो मुझे बताना, मैं खुद इससे डील करूंगी। सिम्यू फिर कहती है, मेरी सिस्टर सच में नहीं जानती थी, उसने इतनी ह्यूमिलिएशन इसलिए सही क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं हूँ, ये याद रखना। अगले सीन में हम सिम्यू को बहुत सारे शॉपिंग बैग्स ले जाते हुए देखते हैं और डोंगजिन एलिवेटर में एंटर करता है और उसकी मदद करता है। सून भी डोंगजिन के साथ होता है। वे तीनों एक साथ एलिवेटर में ऊपर जा रहे होते हैं। सियोन पूछता है, ये लड़की कौन है? डोंगजिन सवाल को इग्नोर कर देता है। फिर वो सिम्यू से पूछता है, क्या तुम डोंगजिन को जानती हो? सिम्यू जवाब देती है, हाँ मैं उसे जानती हूँ। तब डोंगजिन कहता है, ये हमारी एम्प्लॉई है, एक पार्ट टाइम ऑफिस असिस्टेंट जो 1 हफ्ते से काम कर रही है। ऑफिस आवर्स के बाद हम देखते हैं कि सिम्यू डोंगजिन पर नजर रख रही होती है और उसे फॉलो कर रही होती है। एक्चुअली सिम्यू को अपनी आंट ने बताया था, हाइजा ने तुम्हारे डैड के सारे पैसे अपने बेटे की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसकी आंट ने उसे हाइजा के बेटे का बिजनेस कार्ड भी दिया होता है, इसीलिए वो वहां होती है। वो डोंगजिन को उसकी बिल्डिंग तक फॉलो करती है और उसका अपार्टमेंट नंबर खोजने के लिए सभी लेटर बॉक्सेस चेक करने लगती है। तभी डोंगजिन उसके पीछे से आता है और कहता है, अगर तुम मेरा अपार्टमेंट ढूंढ रही हो तो मेरा फ्लैट नंबर 2701 है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिम्यू को डोंगजिन की कंपनी में जॉब कैसे मिली थी। इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया था, तुम्हारे पास काफी एक्सपीरियंस है तो तुम यहाँ काम क्यों करना चाहती हो? तो सिम्यू ने कहा था, मैं सच में इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ, बस मुझे 2 दिनों के लिए ट्रायल पर रख लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मुझे हायर मत करना। एक स्टोर वर्कर ने डोंगजिन को इन्फॉर्म किया था, एक लड़की आपको फॉलो कर रही है। डोंगजिन ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन वो पहले ही उसकी बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी और उसका अपार्टमेंट खोजने के लिए लेटर बॉक्सेस चेक कर रही थी। तभी डोंगजिन उसके पीछे से आता है और कहता है, अगर तुम मेरा अपार्टमेंट ढूंढ रही हो तो सुनो, मेरा फ्लैट नंबर 2701 है। सिम्यू समझ जाती है और सोचती है, डोंगजिन जानता था कि मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। डोंगजिन कहता है, मुझे रास्ते में ही पता चल गया था। सिम्यू कहती है, मैं तुम में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन गलत मत समझना, ये रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। डोंगजिन कहता है, मुझे भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम ऐसी लग रही हो जैसे लड़ने के लिए तैयार हो। फिर वो कहता है, अगर तुम बात करना चाहती हो तो हम कल कर सकते हैं। सिम्यू पूछती है, जब तुम जानते थे कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका? क्या तुमने मुझे यहाँ तक सिर्फ एम्बैरस करने के लिए आने दिया? डोंगजिन कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन सोचता है कि उसने उसे इसलिए नहीं रोका ताकि उसे दूर जाने का मौका मिल सके। सिम्यू फिर डोंगजिन से पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगती है, ये तुम्हारा अपना घर है या तुम इसे रेंट पर लेते हो? डोंगजिन कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही थी, और ऑनेस्टली मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। ऑफिस में लोग मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछते और मुझे ये पसंद नहीं है जब कोई ऐसा करता है। सिम्यू कहती है, लगता है तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। सिम्यू अपनी फैमिली के साथ जून के घर पर रह रही होती है। वो जून के सामने बैठकर बहुत सारा खाना खा रही होती है। जून समझ जाता है कि सिम्यू जरूर बहुत अपसेट है। उसे याद आता है कि स्कूल में जब उसकी मॉम बीमार थी तो वो बहुत डिस्ट्रेस था, इसलिए सिम्यू ने स्कूल छोड़ दिया था और जॉब ढूंढने लगी थी। उस समय वो आर्चरी सीख रही थी, लेकिन पैसे के लिए उसने अपनी आर्चरी किट बेच दी थी और फिर बहुत रोई थी। अगले दिन सिम्यू एक सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। डोंगजिन भी वहीं शॉपिंग कर रहा होता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। सिम्यू कहती है, ये मत सोचना कि मैं इतनी सुबह सुबह तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। स्ट्रेस मत लो,
मैं बस पास में ही मूव हुई हूँ क्योंकि मुझे मेरे अपने घर से निकाल दिया गया है जहाँ मैं 20 साल से रह रही थी। सिमयू डोंगजिन का रिएक्शन देखना चाहती थी। जब वो कुछ नहीं कहता तो सिमयू पूछती है, क्या दूसरों की प्रॉब्लम्स का तुम पर कोई असर नहीं होता? डोंगजिन कहता है, मुझे दूसरों के दुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमेशा की तरह डोंगजिन ऑफिस में देर तक काम कर रहा होता है। फिर उसका फ्रेंड सियोन उसे कॉल करता है। वो उसे बताता है, क्लास रीयूनियन में आ जाओ। डोंगजिन इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो सून से कहता है, सबको लगता है कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। अपनी कार लेकर आना ताकि उन्हें लगे कि बिजनेस ठीक चल रहा है। रियूनियन में उनका एक क्लासमेट नशे में धुत होकर पूछता है, डोंगजिन का ब्रेकअप क्यों हुआ? डोंगजिन उसे तुरंत चुप कराता है और कहता है, क्या तुम अभी भी दूसरों के मामलों में इतना इन्वॉल्व रहते हो? पार्टी के बाद डोंगजिन का एक फ्रेंड उसे बताता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोरिया वापस आ गई है। डोंगजिन सियोन को इसके बारे में बताता है। डोंगजिन को याद आता है कि एक बार जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंपिंग पर गया था तो उसने कहा था, हमें अब मिलना बंद कर देना चाहिए। फिर डोंगजिन सड़क के दूसरी तरफ एक लड़की को देखता है और सोचता है कि शायद वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो उसे फॉलो करता है। लड़की एक कैफे में एंटर करती है। डोंगजिन को लगता है कि शायद वो कोई और थी, लेकिन असल में वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही थी। उसने डोंगजिन को देख लिया था और उससे छिप रही थी। उस रात बाद में सिमयू ऑफिस जाती है। उस दिन पहले वो एक एम्प्लॉय के पीछे खड़ी होकर उसका पासवर्ड याद कर चुकी होती है, तो अब वो उसके सिस्टम में लॉग इन करती है। अगले दिन सोहाई कहती है, डोंगजिन के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक कॉम्पिटिटर कंपनी को ईमेल कर दिए गए हैं और ईमेल मिंजू के सिस्टम से भेजा गया था। लेकिन मिंजू कहती है, मैंने ये नहीं किया। इस इंसिडेंट ने डोंगजिन और सून दोनों को बहुत परेशान कर दिया क्योंकि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए। उन्हें विश्वास नहीं था कि मिंजू ऐसा कर सकती है। इस बीच गुस्से में मिंजू सिमयू से भिड़ जाती है और पूछती है, तुम देर रात ऑफिस क्यों आई थी? एक्चुअली एक दूसरे एम्प्लॉय ने उसे रात में ऑफिस में एंटर करते हुए देखा था और रिपोर्ट कर दिया था, जिस वजह से सिमयू से सवाल जवाब हो रहे थे। मिंजू कहती है, तुमने मुझे मेरा पासवर्ड टाइप करते हुए देखा था, है ना? तुमने ही मेरे लैपटॉप से ईमेल भेजा होगा। सिमयू इसे एडमिट नहीं करती और वो बहस करने लगते हैं। शोर सुनकर डोंगजिन और दूसरे एम्प्लॉयज अपनी मीटिंग छोड़कर बाहर आ जाते हैं। डोंगजिन मिंजू और दूसरे एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में बुलाता है। सिमयू भागकर जून की फार्मेसी जाती है और उसे अपने रिवेंज प्लान के बारे में बताती है। वो कहती है, मैं जून के घर सिर्फ इसलिए रहने आई थी क्योंकि ये डोंगजिन के एरिया में है। ये सुनकर जून गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे बिना पूछे अपने रिवेंज प्लान में कैसे घसीट लिया? सिमयू कहती है, मेरे पास पहले कोई रिवेंज प्लान नहीं था। मैं बस डोंगजिन के ऑफिस अपना घर वापस मांगने गई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो कैसे रह रहा है, एक लग्जरी अपार्टमेंट, दूसरों की प्रॉब्लम से बिल्कुल बेखबर, तो मैंने उन सभी चीजों का बदला लेने का फैसला किया जो मैंने झेली थी। वो आगे कहती है, मैंने कोई ईमेल नहीं भेजा। मैंने सिर्फ कुछ फाइल्स कॉपी की थी ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें बाद में यूज कर सकूं। इस बीच अपने एम्प्लॉयज की बात सुनने के बाद डोंगजिन को यकीन हो जाता है कि सिमयू ही वो है जिसने डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं। वो सिमयू को अपने साथ आने के लिए कहता है और उसे एक बिल्डिंग में ले जाता है। वो नहीं जानती कि ये कौन सी जगह है। डोंगजिन कहता है, तुम ये जगह जरूर जानती होगी। ये सीईओ शिन का ऑफिस है, वो इंसान जिसने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लीक करने के लिए कहा था। वो सिमयू को शिन के पास ले जाकर उसे सीधे कॉन्फ्रंट करना चाहता था, लेकिन वो अंदर जाने से मना कर देती है। वो कहती है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं किए। मुझ पर सिर्फ इसलिए इल्जाम लगाया जा रहा है क्योंकि मैं ऑफिस में सिर्फ 3 महीने से हूँ। डोंगजिन फिर सिमयू को फायर कर देता है और कहता है, अब से ऑफिस मत आना। डोंगजिन की बातों से सिमयू बेहद अपसेट हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। उसी पल वो डोंगजिन को देखती है और उसके पीछे चलकर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी लाइफ भले ही अच्छी नहीं रही हो, लेकिन मैं पैसे के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर डोंगजिन सोचने लगता है कि शायद वो सच कह रही हो। तो जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि देर रात ऑफिस में एक कार आई थी। वो कार का नंबर नोट कर लेता है और ये देखने का इंतजार करता है कि ये किसकी कार है। उसे पता चलता है कि ये उसके एक ट्रस्टेड एम्प्लॉय की है जिसके सुपरविजन में मिंजू काम करती थी। वही एम्प्लॉय था जिसने मिंजू के सिस्टम से ईमेल भेजा था। अगले दिन डोंगजिन सिमयू को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। जब वो मिलते हैं तो डोंगजिन उसे बताता है कि असली गुनहगार कौन था, अपोलोजाइज करता है और उसे ऑफिस रीजॉइन करने के लिए कहता है। सिमयू कहती है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे दोबारा हायर करने पर पछताओगे। तभी एक आदमी गुस्से में उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। डोंगजिन समझ जाता है कि वो आदमी उस पर अटैक करने आ रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह खड़ा रहता है। ये देखकर सिमयू उस आदमी को रोकने के लिए उसे धक्का दे देती है।
डोंग जिन बस हैरानी से उसे देखता रहता है। अगले सीन में हम हाई जा को देखते हैं जो कहती है, मुझे वो पैसा चाहिए जो मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। चूंकि मैंने पैसा दिया है, मैं इसे जब चाहूं मांग सकती हूँ। ये सुनकर सियोन थोड़ा वरीड हो जाता है क्योंकि उन्हें पैसा लिए सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन डोंग जिन तुरंत इसे वापस करने के लिए मान जाता है। वो कहता है, मैं वैसे भी तुमसे पैसे लेकर कंफर्टेबल नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जब डोंग जिन सिम यू से बात कर रहा होता है तो वो गुस्से वाला आदमी अचानक उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। सिम यू ये देखती है और उसे रोक देती है। वो आदमी नीचे गिर जाता है। डोंग जिन उसे उठने में मदद करता है। जाने से पहले सिम यू डोंग जिन से कहती है, अगर कोई तुम पर अटैक करता है और तुम बस वहां खड़े रहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम एक बेवकूफ हो। इस आदमी का नाम किम था और उसे डोंग जिन के बिजनेस रिलेशनशिप्स और कंपनी डॉक्यूमेंट्स के लीक होने की वजह से नुकसान हुआ था। डोंग जिन फिर सियोन को बताता है, सिम यू ने डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं किए, ये हमारा अपना ट्रस्टेड एम्प्लॉई योंगमिन था। जब डोंग जिन ने योंगमिन को फॉलो किया था तो उसने उसे सीईओ शिन से मिलते हुए भी देखा था। अगले दिन सिम यू ऑफिस पहुंचती है। डोंग जिन उसका इंतजार कर रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सिम यू कहती है, मैंने कल तुम्हारी मदद नहीं की थी, ये बस हो गया, इसलिए थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी डोंग जिन कहता है थैंक यू और अंदर चला जाता है। उसे ऑफिस में देखकर सभी एम्प्लॉय शॉक्ड हो जाते हैं। मिंजू उसके पास आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो फायर कर दिया गया था। तभी डोंग जिन आता है और कहता है, मैंने उसे बुलाया है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। योंगमिन के बारे में सच जानने के बाद भी डोंग जिन ने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। वो अपनी यूजुअल मीटिंग्स अटेंड करता रहा। एक मीटिंग के बाद डोंग जिन सॉन से पूछता है, तुमने सिम यू को रीहायर क्यों किया? सॉन जवाब देता है, वो इसलिए आई क्योंकि मैंने उसे कॉल किया था और अब से वो योंगमिन के साथ काम करेगी। डोंग जिन जानता था कि ऐसा करने से शिन किसी दूसरे एम्प्लॉय को फंसाने की कोशिश करेगा, जिससे उसके लिए अपने स्टाफ पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। डोंग जिन चाहता था कि सिम यू उसके साथ काम करने के बहाने योंगमिन पर नजर रखे। हालांकि योंगमिन को यह पसंद नहीं आया क्योंकि सिम यू को उसकी टीम में रखा गया था। छोटी सी गलती पर भी वो उसे बुरी तरह डांटता है। जवाब में सिम यू सबके सामने कहती है, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो सीधे सीईओ से बात करो, ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर योंगमिन बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन सू हुई बीच में आकर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। सिम यू गुस्से में होती है। लंच के दौरान वो डोंग जिन से कहती है, मैं योंगमिन पर नजर नहीं रखना चाहती। फिर वो पूछती है, सब कुछ जानते हुए तुम उसे कैसे टॉलरेट कर सकते हो? डोंग जिन जवाब देता है, मुझ में बहुत पेशेंस है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही थी, लेकिन मैंने इसे पूरे 1 साल तक इग्नोर किया। लंच के बाद जब वो ऑफिस वापस जा रहे होते हैं तो सॉन्ग उन्हें एक साथ देख लेता है। उसी पल एक साइकिलिस्ट उनके पास से गुजरता है और डोंग जिन इंस्टिंक्टिवली सिम यू को अपनी तरफ खींच लेता है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। सॉन्ग ये भी देख लेता है। अगले सीन में हाईजा डोंग जिन से मिलने उसके ऑफिस आती है। सिम यू को उसके लिए कॉफी लाने के लिए कहा जाता है। उस पल हाईजा के पुराने कामों की यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। जब वो हाईजा के पास कॉफी ले जाती है तो हाईजा उसे पहचानती भी नहीं है। यह सिम यू के गुस्से और रिवेंज की इच्छा दोनों को ट्रिगर कर देता है। उसे एक पुरानी घटना याद आती है, कैसे उसने एक बार चुपके से अपने फादर को उनकी गर्लफ्रेंड हाईजा के साथ एक होटल से निकलते हुए देखा था। वो दिन था जब उसे अपने फादर के अफेयर का पता चला था। गुस्से में वो उनकी कार के सामने कूद गई थी। चोट लगने के बाद भी वो रोई थी, चोट की वजह से नहीं बल्कि अपने फादर के धोखे की वजह से। अगले सीन में जब डोंग जिन ऑफिस से निकल रहा होता है तो वो सिम यू से टकरा जाता है। अपनी मदर की तरफ से वो उससे अपोलोजाइज करता है और कहता है, अब से तुम्हें कॉफी लाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। सिम यू जवाब देती है, योंगमिन पर नजर रखना भी मेरा काम नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। ऑफिस आवर्स के बाद सिम यू पार्किंग लॉट में योंगमिन का इंतजार करती है। जब वो आता है तो वो कहती है, क्या तुम्हारा बॉस जानता है कि तुम शिन के साथ काम कर रहे हो, कि तुम ही हो जिसने कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक की है? अगर तुम सच में इस कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में हम सिम यू को जून की फार्मेसी में देखते हैं, जहां वो उसे सब कुछ बता रही होती है। वो ये भी कहती है, मैं आज हाईजा से मिली, लेकिन उसने मुझे पहचाना भी नहीं। मेरे डैड को मरे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ, फिर भी वो उन्हें भूल गई है और उसका एक नया बॉयफ्रेंड भी है। सिम यू जून से पूछती है, मुझे बताओ मैंने जो किया वो गलत था? इस बीच सियोंग डोंग जिन के पास पहुंचता है और उसे रोकता है। सियोंग उससे एक बार पहले एक बैंक पे मिला था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, मैंने अपनी सिस्टर सिम यू को तुम्हारे साथ देखा था। फिर वो पूछता है, क्या तुम मेरी सिस्टर के साथ इन्वॉल्व हो?
डोंगजिन जवाब देता है, हम सिर्फ साथ काम करते हैं। सियोंग उसे अपने साथ बियर पीने के लिए इनवाइट करता है। वो मना कर देता है, लेकिन सियोंग उसे कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है। इस बीच सियोंग और सिमयू का ब्रदर भी वहां पहुंच जाता है। आखिरकार हार मानकर डोंगजिन उनके साथ अंदर बैठ जाता है, लेकिन वो बेहद ऑकवर्ड फील करता है। वो बाहर निकलता है और सिमयू को कॉल करता है। वो आंसर नहीं देती। जब वो अंदर लौटता है तो सिमयू उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचती और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। सब खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि कम से कम सिमयू ने किसी आदमी का हाथ तो पकड़ा। बाहर सिमयू डोंगजिन से पूछती है, क्या तुम मेरी सिस्टर को जानते हो? क्या तुमने उसे कभी डेट किया है? डोंगजिन जवाब देता है, मैं उससे सिर्फ 2 बार मिला हूँ, एक बार बैंक में और आज। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो तुम्हारी सिस्टर है। सिमयू थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और फिर कहती है, ठीक है, लेकिन अब से उससे दूर रहना। मुझे तुम्हारा मेरी फैमिली के आसपास रहना पसंद नहीं है। डोंगजिन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, तुम इतनी रूडली बात करती हो। क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को हर्ट नहीं होता? अगर तुम्हें ऐसे ही बात करनी है तो तुम्हें बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। घर पर डोंगजिन को एक पुराना पल याद आता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंपिंग पर गया था। वहां उसने उससे कहा था, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसने कहा था, मैं अगले महीने शादी कर रही हूँ। उसने बस सॉरी कहा था और चली गई थी। डोंगजिन की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा था, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो तुम्हारे अफेयर को भी इग्नोर किया, लेकिन अगर तुम अब चली जाओगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले सीन में सियोन चुपके से किम से मिलता है, लेकिन किम ज्यादा कुछ बताए बिना चला जाता है। सियोन डोंगजिन को इस बारे में नहीं बताता। इस बीच किम एक बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने की कोशिश करता है। सियोन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो कहता है, मैं मिस्टर किम को हैंडल कर लूंगा। बाद में सियोन को पता चलता है कि डोंगजिन की एक्स गर्लफ्रेंड उसी अपार्टमेंट में वापस आ गई है जहां वो पहले रहती थी, ठीक डोंगजिन के फ्लैट के सामने। असल में वापस आने के बाद उसने कई बार डोंगजिन से मिलने की कोशिश की थी। वो कई बार उसके घर भी गई थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो हमेशा पीछे हट जाती थी। अगले दिन ऑफिस में सिमयू को योंगमिन की बातें याद आती हैं। उसने अपना पूरा प्लान रिवील कर दिया था और कहा था, मैं बेस्ट फेयर को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। उसके प्लान के मुताबिक कंपनी में हर किसी को विश्वास था कि कैंपिंग फेयर के बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह आइडिया नहीं था कि फेयर ही नहीं होगा, क्योंकि शिन और किम एक टीम बना रहे थे। डोंगजिन ने अपना सारा पैसा और कंपनी के फंड्स इस फेयर में इन्वेस्ट कर दिए थे। अगर ये नहीं हुआ तो कंपनी बंद हो जाएगी। ये सब सोचकर सिमयू डोंगजिन के ऑफिस की तरफ भागती है और उसे पता चलता है कि वो अभी तक नहीं आया है। डोंगजिन किम की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो उससे मिलने गया था। किम कहता है, आई एम सॉरी, और कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। डोंगजिन जवाब देता है, ठीक है, मैं इसके लिए भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम्हें पहले अपोलोजाइज करना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसे याद आता है जब उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का वेडिंग इनविटेशन मिला था। वो पूरी तरह टूट गया था। हर दिन उसे मरने का मन करता था, लेकिन उसने सोचा था कि अगर वो मर गया तो लोग उसके बारे में गॉसिप करेंगे। किम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डोंगजिन ऑफिस लौटता है। वहां वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसका इंतजार करते हुए पाता है। उसे देखकर वो एक पल के लिए अनसेटल्ड फील करता है, क्योंकि उनके साथ बिताए समय की यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। लेकिन खुद को संभालते हुए वो ऑफिस से बाहर चला जाता है। हालांकि वो उसे फॉलो करती है। वो उससे कहता है, तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद तुम मेरे सामने ऐसे नहीं आ सकती। अगर तुम मुझे कभी सड़क पर देखो तो तुम्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना चाहिए। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, वो कहती है, मैं वापस वहीं रहने आ गई हूं जहां मैं पहले रहती थी, ठीक तुम्हारे फ्लैट के सामने। डोंगजिन जवाब देता है, शायद लोग नहीं बदलते, तुम अभी भी वैसी ही हो। इसके बाद डोंगजिन बेहद सैड फील करता है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो सियोन को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम जानते थे कि मेरी एक्स पास में रह रही है? फिर इमोशनल होकर वो कहता है, जिस लड़की को मैंने 7 साल डेट किया, जो एक दिन पहले तक मेरे साथ थी, उसने मुझे अपना वेडिंग इनविटेशन भेजा। जैसे ही वो सड़क क्रॉस करने लगता है, एक कार आती है। वो वहीं जम जाता है। इससे पहले कि कार उसे हिट कर पाती, सिमयू उसे पीछे खींच लेती है और कहती है, तुमने मुझे सच में डरा दिया। वो डोंगजिन पर अपना गुस्सा दिखाती है। डोंगजिन बस हैरानी से उसे देखता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिमयू भी वहीं थी और उसने डोंगजिन को एक लड़की के साथ देखा था। वो तुरंत समझ गई थी कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, वही जिसने उसे 1 साल तक चीट किया था। बाद में ऑफिस से घर लौटते समय उसने डोंगजिन को अकेले ड्रिंक करते हुए देखा था। वो काफी नशे में था, इसलिए उसने उसे फॉलो करने का फैसला किया था। उसने उसकी बातें भी सुन ली थी। फिर हम डोंगजिन को सड़क पर कदम रखते हुए देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार आ रही होती है। सिमयू आगे बढ़ती है और उसे ठीक समय पर पीछे खींच लेती है। वो गुस्से में पूछती है, तुम क्या कर रहे थे? डोंगजिन कहता है, मैं सुसाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिमयू चिल्लाती है,
तो फिर तुमने बेवकूफ़ी से सब कुछ क्यों जाने दिया? जिस पल तुम्हें पता चला, तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए था, तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए था, तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। इसके बजाय तुम खुद को रुइन कर रहे हो। डोंगजिन जवाब देता है, मुझे लगता है मैं बस थक गया हूँ, मुझे फॉलो करना बंद करो। सिम यू रुक जाती है जब वो डोंगजिन के घायल हाथ को देखती है। वो उसके लिए एक बैंडेज लाई थी। वो उससे कहती है, तुमने फोन पर कहा था कि उसने तुम्हें अपना वेडिंग इनविटेशन भेजा, तुम्हें वहां जाकर सीन क्रिएट करना चाहिए था। डोंगजिन पूछता है, सीन क्रिएट करना रिवेंज कैसे होता है? फिर सिम यू डोंगजिन को योंग मिन के बारे में बताती है। वो तुम्हारे क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींच रहा है ताकि तुम अपना कैंपिंग फेयर भी ऑर्गेनाइज ना कर पाओ। अगले दिन डोंगजिन सभी क्लाइंट से मिलकर सिचुएशन को समझता है। फिर वो सोचता है, सिम यू को ये सब कैसे पता चला? योंग मिन ने तो खुद उसे नहीं बताया होगा। डोंगजिन कुछ नहीं कहता, बस याद करता है कि उसने कितनी बार उसकी मदद की है और कैसे उसने कहा था, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। डोंगजिन और सून क्लाइंट से मिलते हैं और पाते हैं कि उनमें से कोई भी अब उनके साथ काम नहीं करना चाहता। ऑफिस में ये बात सिर्फ सिम यू को पता थी और वो नए क्लाइंट्स ढूंढने में बिजी थी। जब डोंगजिन और सून एक क्लाइंट से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिनवू फेयर उनके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। वो फेयर उनके फेयर से एक हफ्ता पहले होने वाला है और वो क्लाइंट्स को एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अगर वो डोंगजिन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उनके साथ जुड़ते हैं। डोंगजिन क्लाइंट्स को योंग मिन की एक पिक्चर दिखाता है और पूछता है, क्या तुमसे यही मिला था? क्लाइंट्स कंफर्म करते हैं कि वही था। बाद में जब योंग मिन घर लौटता है तो वो डोंगजिन को उसका इंतजार करते हुए पाता है। डोंगजिन कहता है, तुम्हें कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सभी एम्प्लॉयज के सामने नहीं करना चाहता। इस बीच ऑफिस में सोहुई, सियोन और सिम यू योंग मिन का सामान पैक कर रहे होते हैं। सियोन उसके लैपटॉप को सर्च कर रहा होता है, उनके प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। सिम यू से बताती है, उसने फाइल्स इस फोल्डर में छिपाई हैं। सबके जाने के बाद सिम यू वहीं रुक जाती है। तभी डोंगजिन की एक्स गर्लफ्रेंड ऑफिस आती है और सीधे डोंगजिन के ऑफिस की तरफ जाती है। सिम यू से बताती है वो पहले ही घर जा चुका है, लेकिन तभी डोंगजिन आ जाता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। डोंगजिन जवाब देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम बात करना चाहती हो तुम्हें लगता है कि मैं भी करूंगा? वो कहती है, मुझे तुम्हें सीईओ शिन के बारे में कुछ बताना है। मैं उससे एक इन्वेस्टर के तौर पर मिली थी ताकि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं। डोंगजिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो फिर कहती है, मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई, मैंने कभी शादी नहीं की, मैं पूरे समय अमेरिका में अकेली थी और मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। डोंगजिन जवाब देता है, तुम चाहे कितने भी रीजंस लेकर आओ, तुम्हें मेरे सामने फिर कभी नहीं आना चाहिए। फिर डोंगजिन सिम यू को अपने साथ चलने के लिए कहता है। सिम यू उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ बाहर निकल जाती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बस उन्हें जाते हुए देखती रहती है। बाहर डोंगजिन अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, अब तुम रुक सकती हो। उनका डिनर का प्लान था, लेकिन डोंगजिन कहता है, हम डिनर किसी और दिन करेंगे। सिम यू पूछती है, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तुम इतना अपसेट हो गए? अगर तुम चाहो तो मैं ऊपर जाकर उसे बता सकती हूँ कि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। डोंगजिन कहता है, क्या हम फ्रेंड्स हैं? क्या इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? और प्लीज ऐसा फिर कभी मत करना। सिम यू गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें हक किया या किस किया? मैंने बस तुम्हारा हाथ पकड़ा। स्कूल के बच्चे भी हाथ पकड़ते हैं। ओवर रिएक्ट करना बंद करो और डिनर पर चलो। आखिर में डोंगजिन डिनर पर जाता है। वहां वो उसे थैंक यू कहती है और कहती है, मैं बस फिर से अकेले डिनर नहीं करना चाहती थी। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो एक साथ चल रहे होते हैं। तभी सिम यू अपने ब्रदर को एक कैफे में काम करते हुए देखती है। उसे वहां देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो बाहर उसका इंतजार करती है। उसका ब्रदर उसे देखकर डर जाता है। सिम यू डोंगजिन से कहती है, तुम अब जा सकते हो, लेकिन उसका ब्रदर डोंगजिन के पीछे छिप जाता है। वो कहता है, प्लीज मत जाओ वरना ये मुझे मारेगी। फिर वो सिम यू से कहता है, मैंने सिविल सर्विस एग्जाम छोड़ दिया है, मैं सिंगिंग ट्राई करना चाहता हूँ। सिम यू उस पर चिल्लाती है और वो इतना डर जाता है कि वो डोंगजिन को धक्का देकर भाग जाता है। डोंगजिन और सिम यू एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए वैसे ही खड़े रहते हैं। फिर सिम यू कहती है, मैं घर जा रही हूँ। अगली सुबह सिम यू अपने ब्रदर को ढूंढती है, लेकिन पता चलता है कि वो कल रात घर नहीं आया था। उसने एक्चुअली जून से कपड़े उधार लिए थे ताकि उसे कुछ दिनों के लिए घर न जाना पड़े। इस बीच सनवू उनके ऑफिस आता है। वो उन्हें अपनी कैंपिंग एग्जीबिशन का एक ब्रोशर देता है। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। जब डोंगजिन और सून ने शिन को बताया था कि वो अपनी कंपनी शुरू करने के लिए उसकी कंपनी छोड़ रहे हैं, तो शिन ने उन्हें रोकने की हर कोशिश की थी। शिन ने उन्हें थ्रेटन भी किया था और कहा था, मैं तुम्हें रुइन कर दूंगा। ब्रोशर देखकर डोंगजिन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। शिन को उम्मीद थी कि वो शॉक्ड होगा, लेकिन डोंगजिन पहले से ही जानता था कि शिन क्या करने वाला है। डोंगजिन कहता है, मैं जानता हूं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर एक और फ्लैशबैक।
जब डोंगजिन और सून कुछ एम्प्लॉयज के साथ शिन की कंपनी से चले गए तो उसकी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। शिन अकेले ड्रिंक कर रहा था जब डोंगजिन उससे मिलने आया था। शिन डोंगजिन के सामने घुटनों पर गिर गया था और भीख मांगी थी, प्लीज बस 6 महीने के लिए वापस आ जाओ। उस पल शिन की वाइफ ने उसे कॉल किया था, लेकिन वो आंसर नहीं दे सका। एक्चुअली शिन की वाइफ उस समय अनवेल थी और उसने उसे इसी वजह से कॉल किया था। शिन ने कॉल मिस कर दिया था और वो अभी भी इसके लिए डोंगजिन को ब्लेम करता है, इसीलिए वो रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। डोंगजिन इस बात की ओर इशारा करता है और शिन चिल्लाने लगता है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी वाइफ के लिए वहां नहीं हो सका। डोंगजिन चुप रहता है। सियोन गुस्से में शिन पर चिल्लाता है और उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। अगला सीन, सिम्यू अपने ब्रदर को हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। सियोंग उसे कहती है, वो तुम्हारी वजह से भागा है, तुम बस उसे कंट्रोल करना चाहती हो। सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे सपोर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे तुम्हारे हिसाब से जीना होगा। अगले दिन डोंगजिन के ऑफिस में एम्प्लॉयज एक एक करके जाने लगते हैं। आखिर में सिर्फ कुछ लोग ही बचते हैं। डोंगजिन को एक आइडिया आता है। वो एक प्रीमियम कैंपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहता है जो उनके फेयर को शिन के फेयर से अलग बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए इनफ फंड्स नहीं है। सियोन डोंगजिन से कहता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया है, लेकिन डोंगजिन तुरंत मना कर देता है। फिर डोंगजिन को अपने अंकल की याद आती है जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी। हालांकि वो कांग नाम के एक फ्रेंड को कॉल करता है। डोंगजिन के पूछने से पहले ही कांग कहता है, मैं मदद करूंगा। इससे डोंगजिन को फिर से उम्मीद मिलती है। अगले सीन में डोंगजिन की एक्स गर्लफ्रेंड ऑफिस आती है और सिम्यू से कहती है, मैं डोंगजिन के अपार्टमेंट के ठीक सामने वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। अब सिम्यू को समझ आता है कि डोंगजिन होटल में क्यों रह रहा था। इस बीच सिम्यू का ब्रदर इधर उधर खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाए। फिर वह डोंगजिन को देखता है और खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम सिम्यू की आंट को एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलकर उसके ब्रदर के घर के बारे में पूछते हुए देखते हैं। फिर वो सिम्यू को कॉल करती है और उसे बताती है, हाईजा ने हमें निकालने के लिए घर नहीं बेचा, वो खुद उसमें रहने आ गई है। ये सुनकर सिम्यू पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो ऑफिस पहुंचती है लेकिन फिर वापस मुड़ जाती है। डोंगजिन उसे जाते हुए देखता है और हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि सिम्यू क्यों चली गई। तभी उसे एक रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आता है। एजेंट उसे अर्जेंटली कॉल करता है और कहता है, जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे वो यहाँ आने वाली है। इस बीच सिम्यू अपने पुराने घर पहुंचती है और हाईजा के बॉयफ्रेंड को निकलते हुए देखती है। सिम्यू गुस्से में आ जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। डोंगजिन अपनी मदर हाईजा के पास जाता है और पूछता है, जो लोग यहाँ रहते थे उनका क्या हुआ। उसकी मदर जवाब देती है, मुझे कैसे पता होगा, वो कहीं रह रहे होंगे। डोंगजिन उनका कोई फोन नंबर मांगता है, लेकिन उसकी मदर गुस्सा हो जाती है। जब मैं तुम्हें पैसे देने के लिए ये घर बेच रही थी तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डोंगजिन कहता है, शायद इसीलिए अब मुझे सजा मिल रही है। बाद में वो एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है जो उसे बताता है, तुम्हारी मदर ने बच्चों को बहुत क्रूली घर से निकाल दिया। डोंगजिन कहता है, अगर तुम्हें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे कॉल करना। प्रेजेंट में सिम्यू को पता चलता है कि हाईजा उसके घर में रह रही है। वो घर पहुंचती है और डोरबेल बजाती है। फिर गुस्से में हाईजा पर चिल्लाती है, तुम यहाँ क्यों रह रही हो, तुम्हें घर बेच देना चाहिए था। वो बेहद गुस्से में होती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर हाईजा पुलिस को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट एजेंट डोंगजिन को कॉल करता है और उसे बताता है, जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे वो यहाँ आने वाली है। डोंगजिन तुरंत अपना ऑफिस छोड़कर एजेंट की जगह की ओर भागता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो एजेंट कहता है, वो यहाँ नहीं आई, शायद वो घर चली गई। डोंगजिन उसके घर पहुंचता है, लेकिन तब तक पुलिस सिम्यू को पहले ही ले जा चुकी होती है। सिम्यू की आंट फाइन भरकर उसे छुड़ा लेती है और उसे डोंगजिन का बिजनेस कार्ड देती है। वो कहती है, हाईजा का बेटा उसकी तरह बिल्कुल नहीं है। उसने अपना बिजनेस कार्ड एक रियल एस्टेट एजेंट को दिया था ताकि अगर उन्हें हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो अपोलोजाइज कर सके। इतना ही नहीं, वो हमारे लिए हमारा घर वापस दिलाने की भी कोशिश कर रहा है। ये सुनकर सिम्यू पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो बेहद गिल्टी फील करती है क्योंकि अब तक वो डोंगजिन को अपना दुश्मन मानती थी, इसीलिए उसने उसके कॉम्पिटिटर्स को सपोर्ट किया था। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली उसकी और उसके सिबलिंग्स की मदद करने की कोशिश कर रहा था तो उसे और भी बुरा लगता है। इस बीच डोंगजिन की एक्स गर्लफ्रेंड घर लौटती है और सिम्यू को उसका इंतजार करते हुए पाती है। सिम्यू कहती है, तुमने एक अकेले इंसान को चीट किया और उसे और भी अकेला बना दिया, और अब तुम उसके घर के ठीक सामने रहती हो। क्या तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारी वजह से उसे एक होटल में रहना पड़ा। अगर तुम मुझे हर दिन नहीं देखना चाहती तो चली जाओ। उसकी एक्स जवाब देती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से चली जाऊंगी? अगर मैं इतनी अच्छी होती तो मैंने पहली बार में चीट ही नहीं किया होता। फिर वो सिम्यू को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है।
सिमयू को समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन आखिर में उसके साथ चली जाती है। इस बीच सिमयू का ब्रदर डोंगजिन के यहाँ उसके लिए खाना बनाने के बाद इंतजार कर रहा होता है। उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए डोंगजिन उसे घर ले आया था। दूसरी तरफ सिमयू डोंगजिन की एक्स के साथ ड्रिंकिंग करने जाती है। वो सिमयू से कहती है, मैं एक आखिरी बार ट्राई करूंगी, अगर वो मुझे माफ कर देता है तो मैं चली जाऊंगी। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, इसलिए सिमयू उसे उठाकर घर ले जाती है। उस रात सिमयू डोंगजिन की एक्स के यहाँ सो जाती है। अगली सुबह सिमयू एलिवेटर में चढ़ती है जहां डोंगजिन भी मौजूद होता है। वो उसकी नजरों से बचने की कोशिश करती है। वो पूछता है, तुम कल रात कहाँ सोई थी? वो जवाब देती है, डोंगजिन की एक्स के यहाँ। सिमयू भूखी होती है, इसलिए वो खाने के लिए एक रेस्तोरां में जाते हैं। वो बहुत नर्वस फील करती है। डोंगजिन कहता है, आराम से खाओ, हम खाते समय मैं कुछ नहीं पूछूंगा। खाना खत्म करने के बाद वो कॉफी के लिए जाते हैं और सिमयू खुद ही एक्सप्लेन करने लगती है, मुझे पता चला कि उसकी एक्स उसके घर के ठीक सामने रह रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो उसकी वजह से होटल में रह रहा था, जबकि वो आराम से घर पर रह रही थी। इसीलिए मैंने उसे मूव आउट करने के लिए कहा। डोंगजिन पूछता है, लेकिन तुमने ये सब क्यों कहा? वो जवाब देती है, क्योंकि मेरा मन किया। दूसरी तरफ सिमयू का ब्रदर डोंगजिन के घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें हाइजा और डोंगजिन साथ होते हैं। उसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसने इस लेडी को कहीं देखा है। उस समय डोंगजिन घर लौट रहा होता है। एलिवेटर में वो अपनी एक्स से मिलता है। वो कहती है, मैं अपना घर चेंज कर रही हूँ। डोंगजिन कहता है, अगर तुम मेरी वजह से इसे चेंज कर रही हो तो कोई जरूरत नहीं है, तुम वहां रह सकती हो। फाइनली अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच सिमयू जून से ड्रिंक्स के लिए मिलती है। वो उससे कहती है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी। फिर जून कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जून कहता है, तुमसे ज्यादा नहीं। फिर वो कहता है, वो आदमी उस औरत का बेटा है जिससे तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हो, और अब तुम उसके करीब जा रही हो। सिमयू कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, मैं बस नहीं चाहती कि वो इतना अकेला रहे। तो इस फीलिंग का क्या मतलब है? मैं उससे प्यार या कुछ और नहीं करती। जून शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में हम सिमयू के ब्रदर को सिमयू को देखते हुए देखते हैं। वो नशे में थी और चल भी नहीं पा रही थी। वो एक बेंच पर बैठी उन सभी बातों को याद कर रही थी जो उसने जून से डोंगजिन के बारे में कही थी। उसका कन्फेशन सुनने के बाद जून चला गया था। वो अकेले ड्रिंक करती रही। इस बीच डोंगजिन को सिमयू के ब्रदर का एक मैसेज मिलता है और वो तुरंत निकल जाता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं एक पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरी सिस्टर को घर छोड़ देना। वो नशे में है और प्लेग्राउंड में बैठी है। वो डोंगजिन से कहती है, तुम घर जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी। लेकिन डोंगजिन रुक जाता है। सिमयू कहती है, मेरे डैड का अफेयर चल रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। अपने डैड को डराने के लिए मैं उनकी कार के सामने कूद गई, लेकिन आखिर में सजा मुझे ही मिली। सिमयू फिर कहती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मैं बस एक फेवर मांग रही हूँ। डोंगजिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन जून सिमयू को मैसेज करता है, मैंने कल तुम्हारी मॉम को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बता सका। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं जो एक क्लाइंट से मिलने गया होता है। क्लाइंट कहता है, मिस्टर शिन की हालत अभी बहुत खराब है। ज्यादा क्लाइंट्स लेने की जल्दी में उसने अपनी प्राइसेस बहुत कम कर दी। ये सोचकर कि मिन ही डोंगजिन की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने वाले इन्वेस्टमेंट से वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, लेकिन अब वो मिन ही से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। फिर हम डोंगजिन को अपने ऑफिस से कॉल करते हुए देखते हैं। सिमयू फोन उठाती है क्योंकि बाकी सब एक मीटिंग में थे। डोंगजिन का फोन एक डॉक्यूमेंट नहीं खोल रहा था, इसलिए वो सिमयू से कहता है, मेरे ऑफिस से चेक करके मुझे बताओ। वो उसके ऑफिस जाती है और उसे इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट करती है। वहां उसे एक रियल एस्टेट एजेंट का नंबर भी दिखाई देता है। उसे अपनी आंट की बातें याद आती हैं। डोंगजिन तुम्हें इस एजेंट के जरिए ढूंढ रहा था। फिर हम सिमयू को उस रियल एस्टेट एजेंसी जाते हुए देखते हैं। उसके बाद एजेंट डोंगजिन को कॉल करता है। एक्चुअली सिमयू ने एजेंट के जरिए डोंगजिन को एक मैसेज भेजा था, हम अब एक अच्छी जगह शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अब घर की जरूरत नहीं है और डोंगजिन को हमें ढूंढना बंद कर देना चाहिए। इस बीच लंच पर डोंगजिन सियोन से मिलता है। वो उससे पूछता है, तुम सिमयू को पसंद करते हो तो तुम उसे डेट पर क्यों नहीं पूछते? डोंगजिन कहता है, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं फिर कभी हर्ट नहीं होऊंगा, फिर कभी अकेला नहीं होऊंगा। हर रिलेशनशिप का अंत एक जैसा होता है, इसलिए मैं खुद को इन सब से प्रोटेक्ट करूंगा। जब वो लौटता है तो वो मिन ही से मिलता है। वो कहता है, मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ड्रिंकिंग बंद कर दो। तुमने खुद को काफी पनिश कर लिया है। फिर वो जाने लगता है। शिन ये सब देख लेता है। उसे लगता है कि वो दोनों उसके खिलाफ काम कर रहे हैं।
वो गुस्से में आगे बढ़ता है लेकिन सिम्यू उसके सामने आकर उसे रोक देती है। सीन कट होता है और हम कुछ घंटे पहले की घटनाएं देखते हैं। सिम्यू को जून से पता चला था कि उसका ब्रदर एक जगह काम कर रहा है, तो वो वहां जाती है। वो कहती है, बहुत हुआ, तुम जहां भी रह रहे हो सब समेटो और घर वापस आकर अपनी पढ़ाई शुरू करो। उसका ब्रदर कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिंगिंग परस्यू करना चाहता हूँ। सिम्यू गुस्सा होने लगती है, तो वो उससे पूछता है, तुम्हें मेरी सिंगिंग से इतनी नफरत क्यों है? सिम्यू कहती है, मैं तुम सबके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कम से कम तुम्हें पढ़ने के लिए कह सकती हूँ, ताकि तुम्हें एक डिसेंट जॉब मिल सके और तुम अपने लिए एक अच्छा घर खरीद सको, ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो। ये सुनकर उसका ब्रदर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और घर आने के लिए मान जाता है। वो पूछती है, तुम किसके साथ रह रहे थे? उसका ब्रदर कहता है, मैं दोंगजिन के साथ रह रहा था। ये सुनकर वो पहले उसे डांटती है, फिर उसे घर भेजती है और दोंगजिन के घर की तरफ जाती है। बिल्डिंग के बाहर वो दोंगजिन को मिन्ही के साथ देखती है और शिन को भी गुस्से में दोंगजिन की तरफ बढ़ते हुए देखती है। वो शिन के सामने आकर उसका रास्ता रोक देती है और कहती है, दोंगजिन से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। सिम्यू फिर घर लौटती है और दोंगजिन को टेक्स्ट करती है, मेरे ब्रदर का सामान भेज देना। दोंगजिन उसे कॉल करता है लेकिन वो आंसर नहीं देती, तो वो टेक्स्ट करता है, सॉरी मैंने तुम्हें तुम्हारे ब्रदर के बारे में नहीं बताया। सिम्यू रिप्लाई करती है, ओके। इसके बाद हम शिन को योंगमिन को सिम्यू और मिन्ही के बारे में बताते हुए देखते हैं। वो कहता है, ये तीनों शुरू से ही मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। योंगमिन कहता है, शायद मिन्ही पहले उसकी तरफ थी, लेकिन सिम्यू तो डोंगजिन के खिलाफ थी। डोंगजिन और सिम्यू तो पहले एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। योंगमिन सिम्यू को कॉल करने की कोशिश करता रहता है। जब वो आखिरकार आंसर देती है तो वो कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कॉल मत करो। फिर हम देखते हैं कि बाकी सबके चले जाने के बाद भी डोंगजिन और सिम्यू ऑफिस में देर तक काम कर रहे होते हैं। सिम्यू डोंगजिन को टेक्स्ट करती है, मेरा काम हो गया है तो मैं घर जा रही हूँ, मैं अपने ब्रदर का सामान किसी और दिन ले लूंगी। डोंगजिन उसे कॉल करता है और कहता है, मैं भी निकल रहा हूँ, तो हम इसे साथ में ले सकते हैं। सिम्यू कुछ दिनों से डोंगजिन को अवॉइड कर रही थी। डोंगजिन कहता है, तुम कहती हो कि तुम्हें कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मुझे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करती हो। मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। क्या हम कम से कम फ्रेंड्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते? सिम्यू कहती है, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा मूड बदलता रहता है। डोंगजिन कहता है, अपने ब्रदर से कहो कि वो अपना सामान खुद ले जाए। फिर वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर शिन को देखते हैं। उसके क्लाइंट्स को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है। अगले सीन में सूहुई सिम्यू से उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बारे में पूछती है। सिम्यू मना कर देती है और कहती है, इस महीने के बाद मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। सूहुई फिर डोंगजिन को इन्फॉर्म करती है। सिम्यू ने फुल टाइम पोजीशन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। डोंगजिन कहता है, ठीक है, अगर वो यहाँ काम नहीं करना चाहती तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकती। अगले सीन में हम मिन्ही को बिल्डिंग के बाहर कचरा फेंकते हुए देखते हैं। तभी मिस्टर शिन नशे में धुत हाथ में एक बड़ा पत्थर लिए हुए आता है। वो कहता है, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए मैं बदला लेने आया हूँ। शिन पत्थर उठाता है और मिन्ही की तरफ बढ़ता है। सिम्यू आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिन जोर से पत्थर उसकी तरफ फेंक देता है। फिर हम डोंगजिन को हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए देखते हैं। सिम्यू मिन्ही के सामने आ गई थी, इसलिए पत्थर उसे लग गया था। डोंगजिन मिन्ही को भेज देता है और सिम्यू के पास बैठकर अपना हाथ उसके गाल पर रखता है। सिम्यू आंखें खोलती है और डोंगजिन का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, सियोन पहले से ही वहां होता है और शिन भी। डोंगजिन गुस्से में शिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन सियोन उसे रोक लेता है। डोंगजिन चिल्लाता है, मैंने तुम्हारे किए हर काम को इग्नोर किया, लेकिन ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि तुमने किसी को पत्थर से मार दिया? शिन चुप रहता है। हम देखते हैं कि सिम्यू की आईब्रो के पास 5 टांके लगे हैं। वो चुपचाप बैठी अपने किए पर बहुत गिल्ट फील कर रही होती है। फिर वो कहती है, बहुत हो गया, चलो इस दुश्मनी को यहीं खत्म करते हैं। डोंगजिन अपना हाथ उसके गाल पर रखता है और सिम्यू अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। सिम्यू कहती है, मैं उस मोमेंट पर रिएक्ट कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि यह जरूरी था, वरना शिन शायद कुछ और भी बुरा कर देता। अपोलोजाइज करते हुए वो कहती है, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल हो, इसीलिए मैं वहां गई थी। डोंगजिन कहता है, चलो किसी और बारे में बात करते हैं, मैं सॉरी कह कहकर थक गया हूँ। उन्हें भूख लगती है, इसलिए वो कुछ खाने के लिए एक स्टोर में जाते हैं। सिम्यू पूछती है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ से अपने ब्रदर का सामान लेने आ सकती हूँ या उसे भेज दूँ? डोंगजिन कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऑफिस में डोंगजिन सिम्यू को टेक्स्ट करके पूछता है कि क्या वो लंच पर जाना चाहती है। सिम्यू मान जाती है। वे एक साथ लंच करते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अगले सीन में डोंगजिन और सिम्यू एक कैफे में जाते हैं। डोंगजिन पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कैंपिंग पर चलोगी? सिम्यू मान जाती है।
अगले दिन डोंगजिन और सिमयू कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। उसे हमेशा कैंपिंग पसंद थी, लेकिन 3 साल पहले मिन ही ने एक कैंप साइट पर उससे ब्रेकअप कर लिया था। तब से ये पहली बार था जब वो दोबारा कैंपिंग पर जा रहा था। वो कैंप साइट डोंगजिन के अंकल का था। उसके अंकल उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन सिमयू को देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। वो उन्हें जंगल में गहरे एक कैंप साइट के बारे में बताते हैं जो उनका फेवरेट स्पॉट है, और कहते हैं कभी हम वहां चलेंगे। इस बीच सिमयू का ब्रदर उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार में सो गई होती है। फिर हम उसकी मदर वाई को देखते हैं जो अपने पुराने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। उसी पल हाइजा का बॉयफ्रेंड आता है। जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं, सिमयू का ब्रदर आ जाता है और अपनी मदर से कहता है ये अब हमारा घर नहीं है। वो उसे जून की फार्मेसी ले जाता है ताकि जून सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। सिमयू और सियोंग भी वहां पहुंच जाती हैं। घर वापस आकर उनकी मदर उन तीनों से कहती है अब से तुम लोग अनाथ हो, मुझे मरा हुआ समझो। ये सुनकर तीनों अपोलोजाइज करते हैं और बेतहाशा रोते हैं। सिमयू भी बहुत रोती है। वो बाहर निकलकर अकेले रोती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान सिमयू का ब्रदर कुछ नोटिस करता है। वो कहता है मॉम ये डिशेस सिर्फ तब बनाती हैं जब किसी का बर्थडे होता है, क्या तुम्हारा है? जून कहता है इडियट, मेरा नहीं, सिमयू का बर्थडे है। ब्रेकफास्ट के बाद सब काम पर चले जाते हैं, लेकिन सिमयू घर पर ही रहती है। उसकी मदर काम करते हुए रो रही होती है। सिमयू कहती है मैंने आज छुट्टी ले ली है। मैंने डोंगजिन को भी टेक्स्ट कर दिया है और बताया है कि मेरी मॉम यहाँ है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। सिमयू अपनी मदर से कहती है क्या आपको याद है कि मैंने डैड के फ्यूनरल में कैसा बिहेव किया था? उसे आज भी उस इंसिडेंट पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो इसके बारे में बात करते हुए टूट जाती है। इस बीच ऑफिस में एक एम्प्लॉय सबको इन्फॉर्म करता है यंग मिन ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है जिसका हमने एडवर्टाइज किया था। सून गुस्से में कहता है उसे रिप्लाई करो कि वो हमारी कंपनी में कभी हायर नहीं होगा। डोंगजिन जानता था कि आज सिमयू का बर्थडे है। उसने ये उसके रेज्यूमे में देखा था और उसे याद था, तो वो काम से जल्दी निकल जाता है और एक बेकरी से केक खरीदता है। घर वापस सिमयू की मॉम उससे सबके बारे में पूछती है। सिमयू कहती है मेरा ब्रदर कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। उसकी मॉम उसे काम पर देखना चाहती है। जब उसका ब्रदर उन्हें वहां देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो सिमयू को एक तरफ खींचता है और कहता है डोंगजिन ने तुम्हारे लिए केक खरीदा है। जब सिमयू और उसका ब्रदर घर लौटते हैं तो वो अपनी मदर और डोंगजिन को एक साथ बैठकर बात करते हुए देखते हैं। जैसे ही सब जाने लगते हैं, सिमयू की मदर उससे कहती है तुम्हारा ब्रदर और मैं पहले घर जाएंगे, तुम दोनों चाहो तो बाद में कॉफी पीकर आ सकते हो। सिमयू डोंगजिन से पूछती है तुम मेरी मॉम से क्या बात कर रहे थे? डोंगजिन कहता है उन्होंने मुझे बताया कि तुम तीनों में से तुम सबसे सेंसिटिव हो, तुम बस अपना एक्सटीरियर हार्ड रखती हो। लौटते समय एक बाइसिकल सिमयू के बहुत करीब आ जाती है, तो डोंगजिन उसे जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है और फिर चलते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। सिमयू भी अपना हाथ नहीं छुड़ाती। इस बीच हम सियोन को देखते हैं जो ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान होता है। अचानक योंग मिन आता है और उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है। योंग मिन रीहायर होना चाहता है और कहता है तुम लोगों ने तो सिमयू को भी हायर किया था। सियोन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि उसने उसकी मदद कैसे की। अगले दिन सियोन सिमयू को कॉल करता है और पूछता है क्या जो मैंने कहा वो सच है? सिमयू हाँ कहती है। सियोन बेहद परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि डोंगजिन को बताए या नहीं, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है। वो सिमयू से रीजन पूछता है लेकिन वो चुप रहती है, हालांकि वो भी बहुत टेंस होती है। काम के बाद सिमयू उसके साथ डोंगजिन के घर जाती है। वो उसके लिए खाना बनाता है और वो एक साथ खाते हैं। डिनर के बाद डोंगजिन सिमयू को अपने अंकल के बारे में बताता है। डोंगजिन कहता है मेरी मॉम की कई शादियां हुई और उनमें से एक मेरे अंकल के साथ थी, लेकिन मेरी मॉम के सभी हस्बैंड्स में से वो अकेले थे जिन्हें मैं पसंद करता था। मैं उन्हें अपने डैड की तरह मानता था। वो अपने बारे में बहुत कुछ शेयर करता है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार चीजें अच्छी हों। फिर डोंगजिन पूछता है क्या तुम आज रात यहाँ रुक सकती हो? सिमयू मान जाती है। वो सॉन्ग को कॉल करती है और उसे बताती है मैं आज रात घर नहीं आऊंगी। उसे बाद में शायद रिग्रेट हो, लेकिन अभी वो बस डोंगजिन के साथ रहना चाहती थी। सॉन्ग कहता है ठीक है, मैं मॉम के लिए कोई बहाना बना दूंगा। सिमयू और डोंगजिन बातें करते रहते हैं। वो पूछती है तुम्हारा घर इतना खाली क्यों है? डोंगजिन जवाब देता है क्योंकि मैं हमेशा कुछ समय के लिए कहीं गायब हो जाना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे एक कंपनी शुरू करने पर मजबूर कर दिया और वहां हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। फिर डोंगजिन सिमयू से पूछता है तुम्हारा ड्रीम क्या है? सिमयू कहती है मेरा ड्रीम है कि सियोंग की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाए। थोड़ी देर बाद डोंगजिन सिमयू को किस करता है और वो एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। सुबह डोंगजिन के जागने से पहले सिमयू उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और चली जाती है। वो सियोंग को कॉल करती है
मिलने के लिए कहती है और उसे बताती है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं डोंगजिन को खुद सब कुछ बता दूंगी। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि हाइजा का बॉयफ्रेंड सिम्यू की मॉम से मिलता है। वो उसे बताता है, घर पर एक्चुअली तुम्हारे बच्चों का हक होना चाहिए, और अगर वो उसे 30 मिलियन वॉन देती है तो वो उसे बताएगा कि घर वापस कैसे मिलेगा। सिम्यू की मॉम जवाब देती है, पहले सॉल्यूशन लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी। कुछ लोग हाइजा के बॉयफ्रेंड को पैसे के लिए ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वो हाइजा की ज्वेलरी चुराकर भाग जाता है। हाइजा फिर अपना सारा सामान पैक करती है और डोंगजिन की बिल्डिंग पहुंचती है, जहां वो मिनही से मिलती है। हाइजा को नहीं पता कि डोंगजिन और मिनही का ब्रेकअप क्यों हुआ, और अब सोचती है कि वो रिकॉन्साइल हो गए हैं। मिनही हाइजा से कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ। जब मैं डोंगजिन को डेट कर रही थी तो मैं अपनी मॉम की वजह से एक ब्लाइंड डेट पर गई थी। फिर बात अरेंज मैरिज तक पहुंच गई। और क्या तुम जानती हो कि मैंने दूसरे लड़के से शादी के लिए क्यों हाँ कर दी? क्योंकि मैं तुमसे लगातार पैसे मांगने से थक गई थी। तभी डोंगजिन आता है और सब कुछ सुन लेता है। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो मिनही से अपोलोजाइज करता है और अपनी मॉम को अंदर ले जाता है। फिर वो पूछता है, तुमने मिनही से कितने पैसे लिए? लेकिन हाइजा ठीक से जवाब नहीं देती और कहती है, ज्यादा नहीं थे। ऑफिस में सिम्यू अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद काम जारी नहीं रखना चाहती। डोंगजिन उससे कहता है, इस पर फिर से विचार करो। अगले सीन में सिम्यू की मॉम उसे अपनी आंट के घर लाती है और उसे घर और हाइजा के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। आंट कहती है, सिम्यू मुझसे ज्यादा जानती है, वो तो हाइजा के बेटे से भी मिली है। ये सुनकर सिम्यू की मॉम उसे पास बुलाती है और पूछती है, तुम हाइजा के बेटे से मिली? उसने क्या कहा? सिम्यू कहती है, उसका बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी वो उसे ढूंढ रहा था ताकि उसकी तरफ से अपोलोजाइज कर सके, इसीलिए मैं उससे मिली, और जब उसने अपोलोजाइज किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सिम्यू कहती है, जैसे हम डैड की वजह से सफर हुए वैसे ही उसे अपनी मॉम की वजह से सहना पड़ा। मॉम पूछती है, क्या तुम कुछ और छिपा रही हो? सिम्यू मना कर देती है। उसी पल डोंगजिन सिम्यू को कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? वो जवाब देती है, कुछ फैमिली इशू आ गया था। फिर वो वहां पहुंच जाता है। तभी सियोंग और उसका ब्रदर भी आ जाते हैं। सिम्यू खुश होती है और अपने ब्रदर से सबके लिए गाने के लिए कहती है, क्योंकि वो सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो असल में कितना अच्छा गा सकता है। वो सबके लिए गाता है और वो बहुत अच्छा गाता है। इस बीच सिम्यू बार बार उसे देखती रहती है। जाने के बाद वो गुड नाइट कहता है और घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे याद आता है कि सिम्यू का बैग जो उसने ऑफिस में छोड़ा था अभी भी उसके पास है। तो वो डोंगजिन को कॉल करता है और कहता है, मैं आकर बैग वापस कर दूंगा। लेकिन सिम्यू कहती है, मत आओ, मैं आकर ले लूंगी। डोंगजिन का नाम सुनकर जून का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। वो सिम्यू से कहता है, इतनी देर रात बाहर जाना सेफ नहीं है, तुम इसे बाद में लौटा सकती हो। सियोंग ये नोटिस कर लेती है। सिम्यू के जाने के बाद सियोंग जून से पूछती है, क्या तुम्हें डोंगजिन से कोई प्रॉब्लम है? जून टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोंग को लगता है कि वो कुछ छिपा रहा है। वो जोर देती रहती है और कहती है, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं घर नहीं जाऊंगी। तो जून सिम्यू को वापस बुलाता है। सिम्यू अभी घर पहुंची ही थी कि सियोंग को अचानक याद आता है कि सिम्यू ने एक बार कहा था, मैं किसी भी हाल में डोंगजिन को डेट नहीं कर सकती। वो सोचने लगती है कि वो जरूर शादीशुदा होगा और अफेयर कर रहा होगा। जब सिम्यू आती है तो सॉन्ग उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने देखा कि डैड के अफेयर के बाद मॉम का क्या हुआ? तुम एक शादीशुदा आदमी को कैसे डेट कर सकती हो? सिम्यू रोने लगती है और अपोलोजाइज करती है। जून अब और नहीं रुक पाता और बीच बचाव करते हुए कहता है, वो शादीशुदा नहीं है, वो उस औरत का बेटा है जिसके साथ तुम्हारे डैड का अफेयर था। सिम्यू रिवेंज के लिए उसकी कंपनी में ज्वाइन हुई थी, लेकिन सिचुएशन बदल गई। ये सुनकर सियोंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो जून से पूछती है, तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया? जून अपोलोजाइज करता है और कहता है, मुझे सिम्यू के लिए बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे खुद हैंडल करने का एक चांस दिया। इस बीच हाइजा एक कपल को बहुत कम कीमत पर एक घर बेचती है और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। हाइजा के बॉयफ्रेंड का एक आदमी उस पर नजर रख रहा था और उसे कॉल करके कहता है, उसने घर बेच दिया। हाइजा का बॉयफ्रेंड एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है जहां हाइजा गुस्से में कहती है, मेरे हस्बैंड मतलब सिम्यू के ग्रैंडफादर ने अपनी विल में मेरा नाम तक मेंशन नहीं किया और घर अपने बच्चों के नाम कर दिया। हाइजा ने वो विल छिपा दी थी ताकि किसी को पता ना चले। ऑफिस में सब लोग कैंपिंग फेयर के लिए निकल जाते हैं। सिम्यू नहीं जाती क्योंकि वो अब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। डोंगजिन भी नहीं जाता क्योंकि वो कुछ काम खत्म करके उन्हें ज्वाइन करने का प्लान बनाता है। अगले दिन सियोंग जल्दी घर आती है और अपनी मॉम से कहती है, कल रात मैंने सिम्यू को थप्पड़ मारा। वो ये भी रिवील करती है, डोंगजिन हाइजा का बेटा है और सिम्यू उससे प्यार करती है। वो सब कुछ इसलिए बताती है क्योंकि वो सिम्यू के लिए वरिड है, जो कुछ नहीं जानती। सिम्यू की मॉम पूछती है,
क्या डोंगजिन इस बारे में जानता है? सॉन्ग जवाब देती है, नहीं। इस बीच सियोंग डोंगजिन से कहता है, सिम यू ने योंगमिन को सपोर्ट किया था। डोंगजिन पूछता है, तुमने उससे क्यों नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? सीन जवाब देता है, उसने मुझे नहीं बताया। डोंगजिन सिम यू को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसका फोन सुबह से बंद होता है और वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। सिम यू डोंगजिन को कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है। वो उसे अपने पुराने घर के पास बुलाती है। वो कहती है, ये हमारा घर था, मैं यहाँ 20 साल से ज्यादा रही, लेकिन किसी ने इसे हमसे छीन लिया। डोंगजिन को समझ आने लगता है कि उसकी मॉम ही वो थी जिसने सिम यू की फैमिली को बेदखल किया था। सिम यू कहती है, मैं रिवेंज लेना चाहती थी, लेकिन जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। वो अपोलोजाइज करती है। डोंगजिन पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे लिए अकेले सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल रहा होगा। सिम यू हैरानी से डोंगजिन को देखती है और पूछती है, तुम गुस्सा क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें बेटर किया। डोंगजिन कहता है, तुम रिवेंज लेना चाहती थी लेकिन तुमने लिया नहीं। वो रोने लगती है और डोंगजिन उसे हक कर लेता है। रोते हुए सिम यू कहती है, मेरी फैमिली को अब सब कुछ पता चल गया है, इसलिए हम अब एक दूसरे से नहीं मिल सकते। डोंगजिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन कुछ कहे बिना वो चला जाता है। अगले दिन डोंगजिन एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है और पता चलता है कि उसकी मॉम ने घर पहले ही बेच दिया है और ज्यादातर पैसे ले लिए हैं। वो अपनी मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनरीचेबल होती है। इस बीच वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलती है और कुछ पेपर्स मांगती है जो उसने उसे हिफाजत के लिए दिए थे, लेकिन वो कहता है, मैंने वो पेपर्स जला दिए। ऑफिस में सब खुश होते हैं क्योंकि उनका कैंपिंग फेयर एक बड़ी सक्सेस थी। एक मीटिंग के दौरान डोंगजिन अनाउंस करता है, मैं कुछ समय के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। दूसरी तरफ सिम यू फिर से जून की फार्मेसी में काम करना शुरू कर देती है। घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सिम यू जून से कहती है, मैं दूसरी जॉब ढूंढ रही हूँ, उसके बाद मैं फार्मेसी में काम नहीं करूंगी। अगले दिन सॉन्ग सिम यू को कॉल करती है और कहती है, मैंने एक घर ढूंढ लिया है जहां हम सब मूव कर सकते हैं। सिम यू पूछती है, क्या हमारे पास इनफ पैसे हैं? सॉन्ग जवाब देती है, मॉम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी और बाकी मैं अपनी सेविंग्स यूज करके और अपने इंश्योरेंस कैंसिल करके कवर कर लूंगी। सिम यू इससे अग्री नहीं करती तो सॉन्ग कहती है, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती, मैं बस तुम्हारी बड़ी सिस्टर के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहती हूँ। इस बीच डोंगजिन अपनी मॉम को ढूंढते हुए अपने अंकल के यहाँ जाता है। उसके अंकल उसे एक फाइल देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने कुछ समय पहले इसे रखने के लिए कहा था, हमने इसे कभी नहीं खोला, लेकिन जब वो इसे वापस लेने आए तो हमने देखा कि अंदर क्या है, इसीलिए हम तुमसे मिलने वाले थे। डोंगजिन फाइल चेक करता है और उसमें सिम यू के डैड की विल पाता है। वापस जाते समय उसे याद आता है कि कैसे उसकी मॉम बार बार कहती थी, ये घर हमारा है, मैंने इसे चुराया नहीं है। घर लौटते समय सिम यू हाईजा के बॉयफ्रेंड से मिलती है। वो हाईजा की विल के बारे में बात करने वाली रिकॉर्डिंग चलाता है। वो कहता है, तुम्हें हाईजा के खिलाफ केस फाइल करना चाहिए, लेकिन सिम यू समझ जाती है कि उसके अपने मोटिव्स हैं, इसलिए वो उसकी मदद लेने से मना कर देती है। इस बीच डोंगजिन घर लौटता है और हाईजा को वहां पाता है। वो कहता है, मेरे पास विल है और मैं घर सिम यू और उसकी फैमिली को लौटा दूंगा। हाईजा गुहार लगाती है, ऐसा मत करो वरना मैं मर जाऊंगी, लेकिन डोंगजिन चला जाता है। सिम यू अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है। वो कहती है, हमें हाईजा से विल लेने के लिए पुलिस कंप्लेन फाइल करनी होगी। उसकी मॉम पूछती है, डोंगजिन का क्या? सिम यू जवाब देती है, मैं नहीं चाहती कि वो सफर करे, मैं बस चाहती हूँ कि वो शांति से और खुशी से जिए। हम उस घर के बिना भी खुश रह सकते हैं, है ना? उसी पल डोंगजिन सिम यू से मिलने आता है और सब कुछ सुन लेता है। वो उसे देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? फिर वो उसे बताता है, मेरे पास मेरे डैड की विल है जो मेरी मॉम ने छिपाई थी। वो विल सौंपता है और कहता है, अब तुम्हारी फैमिली घर वापस ले सकती है। डोंगजिन उसे ये भी बताता है, मैं कुछ समय के लिए ऑफिस से ब्रेक ले रहा हूँ। घर पर सिम यू सॉन्ग को विल देती है जिसमें साफ लिखा होता है कि उनके डैड ने घर अपने बच्चों के नाम छोड़ा है। सॉन्ग इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इस बीच हाईजा घर लौटती है, लेकिन अभी भी ये मानने से ये अब उसका नहीं है। वो फोन पर उन लोगों से बात करती है जिन्हें उसने घर बेचा था और कहती है, जल्द से जल्द मूव इन कर लो, बाकी पैसे अभी भेज दो। डोंगजिन घर के बायर से मिलता है। बायर अब सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि हाईजा जल्दी मूव इन करने पर जोर दे रही है। उसे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहता है और डोंगजिन से कहता है, मेरे पैसे वापस कर दो। डोंगजिन जवाब देता है, पैसे अरेंज करने के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। सिम यू सॉन्ग और जून विल के संबंध में एक लॉयर से मिलते हैं। लॉयर कहता है, घर वापस पाने का सबसे आसान तरीका हाईजा के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल करना है। लॉयर के ऑफिस से निकलने के बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां सिम यू कहती है, मैं डोंगजिन से मिलूंगी और उसे अपनी मॉम को घर लौटाने के लिए कन्विंस करने के लिए कहूंगी। अगर हाईजा मना करती है
तो हम उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल करेंगे। डोंगजिन सॉन्ग को सब कुछ बताता है और फिर कहता है, मैं ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ और मैं सिमयू का घर वापस खरीदने के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स यूज करने की सोच रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहता हूँ। इसके बाद हम डोंगजिन और सिमयू को देखते हैं। डोंगजिन कहता है, मैं अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं मानती तो तुम्हें वही करना चाहिए जो लॉयर सजेस्ट करे। अगले सीन में सिमयून की मॉम हाईजा से मिलती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी की से मैं तुम्हें इतनी आसानी से आप छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को इन्वॉल्व करूंगी। उनके जाने के बाद हाईजा को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पता चलता है कि हाईजा के बॉयफ्रेंड ने सारी रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सौंप दी हैं, जिससे उन्होंने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। घर वापस आकर सिमयू की मॉम कहती है, हम हाईजा के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम कोर्ट की कार्यवाही के झंझट से गुजरें। फिर हम डोंगजिन को सिमयू के ब्रदर को एक गिटार स्टोर ले जाते हुए देखते हैं। चूंकि वो जा रहा था, वो जाने से पहले उसे कुछ देना चाहता था। सिमयू के ब्रदर को एक बहुत महंगा गिटार पसंद आता है, लेकिन वो एक सस्ता वाला चुनने की सोचता है। लेकिन डोंगजिन उसके लिए महंगा वाला खरीदता है और कहता है, अगर तुम्हें कभी किसी कॉन्सर्ट में प्ले करने का मौका मिले तो ये गिटार यूज करना। डोंगजिन फिर फूल लेता है और सिमयू के घर की ओर जाता है। वो सिमयू की मॉम से उनके इनविटेशन पर अपने ही मदर के बारे में मिलने जाता है। हालांकि डोंगजिन अभी भी गिल्टी फील करता है, सिमयू की मॉम उससे प्यार से बात करती है। वो ये भी कहती है, अगर तुम्हारा कभी कुछ खाने का मन करे तो बस मुझे बता देना। जाने के बाद डोंगजिन सिमयू को कॉल करता है और उसे बताता है, मैंने कंपनी छोड़ दी है क्योंकि मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। सिमयू कुछ टाइम मांगती है और कहती है, मैं अभी ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं हूँ। डोंगजिन जवाब देता है, मैं इंतजार करूंगा। इस बीच हाईजा अपने लॉयर के शब्दों को याद करती है, तुम पर कई चार्जेस हैं और जेल से बचने के लिए तुम्हें एक फैमिली मेंबर से नॉन पनिशमेंट लेटर चाहिए। वो कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए सिमयू की आंट के पास जाती है। आंट उसे नंबर नहीं देती, लेकिन सिमयू को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। डोंगजिन ऑफिस जाता है, जहां सियोन उसे बताता है, मैं एक आर्ट फेयर ऑर्गेनाइज करने का प्लान बना रहा हूँ और मिन ही इस पर मेरे साथ काम करेगी। सियोन को उम्मीद होती है कि डोंगजिन किसी दिन ऑफिस लौटेगा, लेकिन जाने से पहले डोंगजिन कहता है, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, मैं एक अलग लाइफ जीना चाहता हूँ। जब सिमयू को अपनी आंट से हाईजा के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने जाती है। हाईजा को याद आता है कि उसने सिमयू को डोंगजिन के ऑफिस में देखा था और समझ जाती है कि वो वहां एक एम्प्लॉय थी। सिमयू अपना परिचय देती है और हाईजा को बताती है कि वो असल में कौन है। हाईजा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहती है, तुम मेरे साथ ये सब करके खुश हो? क्या तुम अभी और रिवेंज चाहती हो? मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुमने मेरे बेटे को पढ़ा लिखाकर अपना घर वापस ले लिया, अब तुम और क्या चाहती हो? सिमयू जवाब देती है, क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुमने मेरी लाइफ कितनी बुरी तरह रन की और तुम्हें लगता है कि मेरा गुस्सा इतनी आसानी से चला जाएगा? फिर वो कहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने तुमसे इतनी नफरत क्यों की। शायद इसलिए कि अपने डैड से नफरत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर वो कहती है, मैं डोंगजिन से प्यार करती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा बेटा है। हाईजा शॉक्ड हो जाती है और चुप रहती है। सिमयू आगे कहती है, अब से मैं तुमसे नफरत करना बंद करने की कोशिश करूंगी। जैसे ही हाईजा जाने लगती है, सिमयू कहती है, मैं नॉन पनिशमेंट लेटर भेज दूंगी। हाईजा फिर घर जाती है और डोंगजिन से कहती है, मैं सिमयू से मिली। वो पूछती है, क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? डोंगजिन जवाब देता है, हाँ। हाईजा को देखकर ये साफ है कि उसे हर चीज के लिए बहुत गिल्ट फील होता है। उस रात सिमयू डोंगजिन को कॉल करती है और कहती है, तुमने एक बार मुझे जंगल के बीच में एक कैंपिंग साइट के बारे में बताया था जहां तुम मुझे ले जाओगे, क्या हम वहां जा सकते हैं? डोंगजिन कहता है, ठीक है, हम कल सुबह चलेंगे। अगले दिन वो एक फॉरेस्ट ट्रिप पर जाते हैं। वे बहुत बातें करते हैं और अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। डोंगजिन कहता है, मैं एक बोरिंग लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं एक फन लाइफ जीऊंगा। सिमयू जवाब देती है, मेरी चिंता मत करो। ऐसा लग रहा था जैसे ये उनकी ऑफिशियल ब्रेकअप मीटिंग थी। जैसे ही वो गुड बाय कहते हैं, वो एक दूसरे को हक करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइम स्किप देखते हैं। 1 साल बाद डोंगजिन के पुराने ऑफिस में सू हुई ने अब उसकी पोजीशन ले ली है और मिनही भी वहां काम कर रही है, एक फेयर ऑर्गेनाइज करने में कोलैबोरेट कर रही है। इस बीच सिमयू अक्सर उन जगहों पर जाती है जहां वो मिला करते थे, इस उम्मीद में कि वो उसे किसी दिन फिर से देखेगी, लेकिन वो कभी नहीं आता। सिमयू जून से मिलने जाती है, जो पूछता है, क्या तुम अभी भी वैसा ही फील करती हो? सिमयू जवाब देती है, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है। दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं, जो इस पूरे समय ट्रैवल कर रहा था। अब वो सोल लौट आया है और एक फ्रेंड की मदद से अपना कैंपर बेच देता है। डोंगजिन फिर अपने फ्रेंड को उसी कैफे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां वो सिमयू के साथ खाना खाता था। उसका फ्रेंड पूछता है,
क्या तुमने इस रेस्टोरेंट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं या कुछ और? हम जब भी मिलते हैं तुम मुझे यहीं ले आते हो। डोंगजिन बस हंसकर टाल देता है। वो अपने अंकल के साथ भी कांटेक्ट में है और अक्सर उनके कैंपिंग साइट पर जाता है। सिमयू का ब्रदर उसकी सैडनेस नोटिस करता है और उससे कहता है, मॉम और मुझे डोंगजिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में रह सकती हो। लेकिन सिमयू चुप रहती है। अगले दिन सिमयू का ब्रदर डोंगजिन को एक म्यूजिक फेस्टिवल का इनवाइट भेजता है और उसे बताता है, मैं वहां परफॉर्म करूंगा। फिर वो सिमयू को टेक्स्ट करता है, मैंने डोंगजिन को भी फेस्टिवल में इनवाइट किया है, 50-50 चांस है कि वो आ सकता है। हम डोंगजिन को म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंचते हुए देखते हैं जिसे सिमयू के ब्रदर ने इनवाइट किया था। उस पल कोई दूसरा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो डोंगजिन जाने लगता है। तभी सिमयू भी वेन्यू पर पहुंचती है। जैसे ही उसका ब्रदर अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है, सिमयू डोंगजिन को हर जगह ढूंढने लगती है लेकिन उसे नहीं देख पाती। डोंगजिन पहले ही जा चुका था, लेकिन सिमयू के ब्रदर की आवाज सुनकर वो लौट आता है और तभी वो सिमयू को देखता है। दूसरी तरफ सिमयू नोटिस करती है कि उसका ब्रदर किसी को देखकर मुस्कुरा रहा है। वो उसकी नजरों का पीछा करती है और देखती है कि डोंगजिन वहां खड़ा है। वे एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उस पल ऐसा लगता है जैसे वहां सिर्फ वो दोनों ही हैं। सिमयू डोंगजिन की तरफ भागती है और उसे हक कर लेती है और इसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है।